पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी से लेकर आकाश तक, ऊंचाई तक कुछ मंडल है, कुछ परतें हैं। अलग अलग परतों का क्या नाम है और कौन से परतों में क्या क्या काम होते हैं, ये हमको अभी जानना है। तो सबसे पहले हम लोग परत की जानकारी ले ही लेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है तो बता दीजिए। काजल कुमारी गुड इवनिंग, छोटी कुमारी गुड इवनिंग, निभा कुमारी, राजीव कुमार, नीतू कुमारी, अभिषेक कुमार, काजल कुमारी, फातिमा जोरा, सोनाली कुमारी, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग आ गए हैं तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये साइंस में हम लोग ये अब आ गए। तो देखिए, वायुमंडल की संरचना आज हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा पृथ्वी आपके सामने दिख रहा है, पृथ्वी दिख रहा है। यहाँ पर कुछ फिगर के माध्यम से बहुत चीज बता दिया गया है। जैसे में जीरो से लेके, यानी पृथ्वी से लेके ऊपर ऊपर की बात हो रही है, यानी जीरो से लेके 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है, 12 से 50 मीटर तक संताप मंडल है, 50 से 80 किलोमीटर तक आपको मध्य मंडल है, 80 से 700 किलोमीटर तक ताप मंडल है, और 700 से 1,90,000 किलोमीटर तक जो है ये जो हमारा है बाह्य मंडल है। तो ये मंडल में हम लोग बांटे हैं, 5 मंडल में हम लोग बांटते हैं पूरे जोन को, यानी पृथ्वी से लेके आकाश तक को हम लोग जोन में बांटते हैं, जो 5 मंडल में है, 5 मंडल में बांटते हैं। तो चलिए, इस मंडल को आज हमको पढ़ना है और ये सभी एग्जाम के लिए अच्छा है। टोटल क्लियर है। रूपम कुमारी गुड। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आगे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। तो साथ साथ जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, लाइक बटन मार दीजिए। लाइक मारने से ना मेरा वीडियो का जो है ना यूट्यूब पर ज्यादा भागता है, इसलिए लाइक लोग मरवाता रहता है। हम भी कहते थे मार दीजिए, क्या दिक्कत है। तो चलिए, हमारे पृथ्वी की चारों ओर, हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वातावरण है। वातावरण तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर है और ये वायु की चादर से घिरी हुई है। नहीं, हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो है यानी वायु की चादर से घिरी हुई है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायु से घिरा हुआ है इसलिए इसको कहते हैं वायुमंडल। तो हमारे वायु के चादर से घिरा हुआ है ये पृथ्वी, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए, यानी सभी जीवों के जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहता है या रहना पड़ता है। तो हम लोग भी वायुमंडल पर ही निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर एक जीवन यापन करने के लिए सारा चीज है। पानी है, हवा है, मिट्टी है उपजाऊ, जिससे हम लोग उपजा के खाते हैं, यानी एक अनुकूल जगह जिसको बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जहाँ पर मिट्टी है लेकिन वहाँ पर पानी नहीं है, तो कहीं पे वनस्पति नहीं है, इस वजह से वहाँ पर जीवन संभव अभी नहीं है। लेकिन पृथ्वी एक ऐसा जगह है जहाँ पे सभी चीज है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है, जीवन इतना आगे चला गया हुआ है। नहीं तो हमारा वायुमंडल जो है 5 परतों में विभाजित होता है। यानी हमारा वायुमंडल कितने परतों में विभाजित होता है? 5 परतों में विभाजित होता है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। आरंभ कहाँ से होगी? पृथ्वी की सतह से होगी। तो पृथ्वी की सतह से आरंभ होगी। दीपा कुमारी गुड इवनिंग, रानी कुमारी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सभी आदमी आ चाहिए और सब लोग जवाब भी देते रहिए, फटाफट कमेंट भी करते रहिए, ताकि लगे कि वास्तव में आप लोग लाइव में जुड़े हैं। बहुत सारे लोग रिकॉर्ड होने के बाद वीडियो देखते हैं, लेकिन रिकॉर्ड होने के बाद देखने का मजा उतना नहीं है जो लाइव में है। लाइव में सबका नाम चल रहा है, सबका डिस्प्ले हमारे सामने दिख रहा है, कौन कौन क्या बोल रहा है, सारा चीज तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए, तो पृथ्वी से आरंभ होती है हमारा अलग अलग जो सतह है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होती है? पृथ्वी से। पिक्चर में आपको पृथ्वी का फोटो दिख रहा होगा, यानी गोला साइड से दिखा रहा है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। हमारे गोला क्या होगा? चारों साइड से होगा ना, हमारा वातावरण चारों साइड से है, इसलिए ये पृथ्वी आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये हमारा हो गया पृथ्वी। चलिए, पृथ्वी तो हो गया। अब पृथ्वी से 12 किलोमीटर, फिर यहाँ से 12 से 50, सबका एक अलग अलग मंडल में यानी जोन में हम लोग बांट के रखे हैं। तो कितने जोन है? 5 जोन है। बस याद क्या रखना है? 5 जोन है। क्या है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। वायुमंडल इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये 5 मंडल है। सबसे ऊंचा कौन है? सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे जो है ये ऊपर का वाला है, 1 नंबर से, यानी स्टार्ट होता है पृथ्वी यहाँ से। सबसे ऊपर कौन है? बहिर्मंडल, जो सबसे ऊपर है। भले ही लिखने में नीचे है, लेकिन ये सबसे ऊपर की बात हो रही है। तो पृथ्वी में जहां हम लोग निवास करते हैं, कौन सा मंडल में निवास करते हैं? क्षोभ मंडल में निवास करते हैं। चलिए, अब हम जानेंगे कि इस मंडल में कौन कौन मंडल में क्या क्या कार्य होता है। तो कार्य तो हम लोग जान जाएंगे। तो 5 आप लोग ये जान गए कि 5 मंडल है, ये आप जान गए। चलिए,
तो 5 मंडल याद रखना है, समताप, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। अब हम सबका खासियत जानते हैं कि पांचों को क्या क्या खासियत है। ये पीडीएफ आपके पास चला गया हुआ ऐप में, जो भी एडमिशन जिनका होगा उसका ऐप में चला गया है। जिनका अगर ऐप में शो नहीं हो रहा है तो क्लास के बाद फोन करके बता देंगे कि एडमिशन भी है फिर भी शो नहीं हो रहा है, हम एक बार देख लेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। देखिए, क्षोभ मंडल जो है यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। यहाँ ही जिंदगी है, जिंदगी तो ज्यादातर यही है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर है। ये याद रखना जरूरी है कि ये जो हम लोग जो जीवित रह रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं, कौन मंडल में है, क्षोभ मंडल में। ये कितने दूर तक क्षोभ मंडल माना जाता है, 13 किलोमीटर तक, यानी यहाँ से ऊपर 13 किलोमीटर तक। ठीक है, ये 13 किलोमीटर तक है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ये सब इसी मंडल में होता है। यानी अगर कोहरा लगा हुआ है तो आप इससे 13 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो कोहरा वहां नहीं होगा। यानी मौसम की सारी चीज, बादल वगैरह लगना जो है सब इसी मंडल में होता है। यानी इस मंडल से ऊपर फिर सूर्य रहता होगा, एकदम धकाधक धूप रहता होगा 100%। तो जितना भी मौसम बदलता है, चाहे कोहरा लगे, बादल लगे या फिर कुछ भी हो, सारा जो होता है इसी मंडल में होता है। लगभग 13 किलोमीटर यहाँ से ऊंचा, यानी हम पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर ऊंचा तक ही सारा वायुमंडल और मौसम बदलता है। ठीक है, आंधी एवं ओला वर्षा इसी परत के अंदर होता है। आंधी भी इसी परत के अंदर होता है, ओला वर्षा भी इसी परत के अंदर होता है। मान लीजिए कि हम अभी यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ हम जहाँ है वहाँ खड़े हैं। अगर यहाँ बहुत आंधी चल रही है, बहुत तेज आंधी चल रही है, यहाँ से सीधा अगर 13 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ आंधी नहीं होगा। और समझ में आ गई क्यों? क्योंकि ये सारा काम जो होता है क्षोभ मंडल के अंदर ही सीमित होकर रह जाता है। सारा चीज, बारिश, आंधी, तूफान, सारा इसी में होता है। हो गया फर्स्ट। सेकेंड है संताप मंडल। देखिए, ये मंडल जो होता है क्षोभ मंडल के ऊपरी वाला भाग है, यानी उससे जस्ट ऊपर वाला भाग है। हाँ, यह लगभग कहाँ जाता है, 50 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, ये मध्य सीमा तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। यानी इस समय जो है ना, बादल उदल का झंझट नहीं रहता है। यानी बादल, मौसम खराब है, ये सब इस पर असर पड़ता ही नहीं है। यानी आप यहाँ से 13 से 50 किलोमीटर के बीच में अगर आप हैं तो आपको बादल और मौसम का कोई चिंता ही नहीं रहेगा। और इसी क्षेत्र में जो हम लोग वायुयान जो देखते हैं, हम लोग जो सफर करते हैं एक देश से दूसरे देश हवाई जहाज के माध्यम से, हवाई जहाज भी इसी क्षेत्र में चलता है। यानी निश्चित रूप से हमसे 13 किलोमीटर से ऊपर ही हवाई जहाज चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हवाई जहाज को चलने में अगर बादल लगा रहेगा तो दिक्कत होगी, कोहरा लगा रहेगा तो दिक्कत होगी। और इस परत में यानी कि संताप मंडल में कोहरा यानी जितना भी मौसम वाला चीज होता है वो उस पर अटैक नहीं करता है। तो हवाई जहाज उतनी ऊंचाई पर चलती है, उसको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ धरती पर बारिश हो रहा होगा, आंधी तूफान चल रहा होगा, लेकिन अगर 13 किलोमीटर ऊपर चला जाए तो वहाँ कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल है, आकाश खाली, सोई आगे बढ़ जाइए। नहीं तो कितना एक्सीडेंट हो जाता है नहीं बादल वगैरह की वजह से। इसीलिए ये जो हेलीकॉप्टर जो होता है सब इसी एरिया में उड़ता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है। सेम बात, यानी ये जो है हवाई जहाज कहाँ उड़ती है, यानी इसी में संताप मंडल में हवाई जहाज उड़ती है। अगला है संताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। संताप मंडल में ये विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, यानी लेयर होती है। अगर ओजोन गैस की लेयर नहीं होती तो वो खतरा से खाली नहीं होता, बहुत सारी बीमारी का कारण हो सकता था या हवाई जहाज में आग भी लग सकती थी। ओजोन परत क्या करता है, सूरज की गर्मी को बहुत हद तक छान लेता है। सबसे बड़ी खास बात यह है, एक तो इसमें कोई मौसम का प्रभाव नहीं रहता है, दूसरा क्या कि इसमें ओजोन परत भी है जिसके वजह से सूर्य का डायरेक्ट किरण वहां नहीं पड़ पाता है, छन के ही पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है हवाई जहाज उड़ाने में या यात्री। बहुत सारे यात्री विमान में आप अभी यहाँ बैठे हुए हैं तो समझिए कि लाखों आदमी भी आकाश में हैं, लाखों आदमी अभी आकाश में हैं जो धरती से बाहर है, लेकिन लाखों आदमी हैं तो आकाश में है, तो वहां के आदमी को प्रभाव न पहुंचे इसलिए वहां पर क्या है, ओजोन परत है, इसलिए वहां के आदमी को प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा खासियत यही है। नहीं, यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक
किरण से रक्षा करती है। तो हम बता ही दिए हैं कि ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से जो खराब किरण आती है जिससे आपका चमड़ा, स्किन ये सब खराब हो सकता है, वैसी किरण से ये बचाव करती है। तो सूर्य के जो किरण होता है बहुत हानिकारक होता है, हमारे पास छन कर आ रहा है। हमने बताया ग्रीन हाउस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उस परत का क्षय होता जा रहा है। जिस दिन क्षय हो जाएगा यानी छेद हो जाएगा, होल हो जाएगा, सूर्य का किरण सीधा डायरेक्ट धरती पर आने लगेगा तो बहुत सारे बीमारी यहाँ आने लगेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी को बचाने के लिए लोग बोलता है कि पेड़ पौधा लगाइए, नहीं तो ये धरती जल्दी ही खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा गर्मी के कारण। नहीं तो यही बात है। तो हमने ये जाना संताप मंडल के बारे में और क्षोभ मंडल के बारे में। 2 मंडल हमने अभी जान गए। चलिए, किसी को कोई दिक्कत है, इतना में किसी को दिक्कत है तो बताते जाइए। रानी कुमारी गुड इवनिंग, रानी कुमारी जी स्वागत है सबका। किसी को दिक्कत इतने में है तो बता दीजिए, अभी ये बता दीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं, संताप मंडल हम लोग पढ़ लिए। अगला है मध्य मंडल, तीसरा नंबर का है मध्य मंडल। देखिए मध्य मंडल जो होता है यह वायुमंडल का कितना परत हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। मध्य मंडल क्या हो जाएगा, तीसरा परत हो जाएगा। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, यानी थर्ड लेयर है, यानी तीसरा नंबर का लेयर जो है मध्य मंडल, ये तीसरा नंबर का लेयर है। सबको दिखाई दे रहा है कि और बड़ा कर दे? चलिए ठीक है, ये है मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर तक, वो जाता है 50, उससे ऊपर जाता है 13। याद रखना है 13, 50, ये लगभग 80 किलोमीटर तक फैला है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड, आप लोग कभी उल्का पिंड देखे होइएगा जो लगता है भाग रहा है, आग का गोला भाग रहा है, थोड़ा दूर जाने के बाद रुक जाता है या जल जाता है, इसको उल्का पिंड बोलते हैं। उल्का पिंड आप लोग देखे होइएगा, नहीं तो एक बार इमेजिन कर लीजिए, कुछ चलता हुआ आकाश में जलता हुआ दिखाई देता है, वही उल्का पिंड है। तो सारा उल्का पिंड जो चलता वगैरह है वो इसी जोन में चलता है। अब जितना भी उल्का पिंड होता है ये सब इसी जोन में रह जाता है, नहीं, और इसी परत में आने से जल जाते हैं। आप लोग देखिएगा कि कोई रात में कभी कभी देखने को मिलेगा, या गर्मी का मौसम ज्यादा मिलेगा, कि कोई चीज ऐसे आ रहा है, आग की तरह आया और यहाँ आके खत्म हो गया, जल भस्म हो गया। तो ये भस्म हो जाता है कौन से क्षेत्र में, इसी में मध्य मंडल में, इसमें ये आके भस्म हो जाता है। कोई भी उल्का पिंड अगर आकाश से आती है तो इसी मंडल में आते आते ये जल के भस्म हो जाता है, यानी उससे नीचे आता ही नहीं है। अगर समझिए कि उल्का पिंड वगैरह संताप मंडल में आता तो कितना हेलीकॉप्टर वगैरह में आग लग जाता, नहीं लग जाता। तो इसलिए उल्का पिंड वगैरह जो है इस लगभग 50 किलोमीटर से ऊपर आता है, उससे नीचा नहीं आता है। तो ये तो हमारा हो गया उल्का पिंड की बात। चलिए, तो ये हमारा हो गया मध्य मंडल। उल्का पिंड इसी में रह जाता है और इसमें आने के बाद वो जल के खाक हो जाता है। तो मध्य मंडल की बात हम पढ़ लिए। चौथा है बाह्य मंडल, जिसको थर्मोस्फीयर बोलते हैं। बाह्य मंडल क्या है देख लीजिए। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी अधिक हो जाता है। जितना हम लोग सूर्य के नजदीक जाएंगे तापमान बढ़ेगा कि घटेगा, तो तापमान बढ़ेगा। हम जितना ऊपर जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा, यानी सूर्य के जितना नजदीक हम जाएंगे तापमान की बढ़ोतरी होती रहेगी, यानी तापमान की तीव्रता अधिक हो जाती है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक होता है, 80 तक तो यही जाता है, और 80 किलोमीटर से लेके ऊपर और 400 किलोमीटर तक ये परत फैला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल में क्या होता है, अब तो हम तीनों मंडल की बात कर रही है। हम लोग जो रेडियो सुनते हैं, जो रेडियो क्या है, एक तरंग से आता है, जिसको हम लोग MHz से सूचित करते हैं। जैसे मैं आप लोग कभी रेडियो सुनते होइएगा तो जॉकी बोलता है, आप देख रहे हैं 90.5 मेगाहर्ट्ज, तो MHz ऐसे लिखते हैं ना शायद, हाँ मेगाहर्ट्ज बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी हुआ। तो रेडियो का जो फ्रीक्वेंसी है ये दरअसल इसी मंडल में, बाह्य मंडल में जाके टकरा के हमारे धरती पर आती है। तो कोई भी सूचना है तो आपको दिल्ली से कोई बोलता है हम यहाँ रेडियो में सुनते हैं, कैसे, क्या वहां से टावर पकड़ रहा है? यहाँ इतना रेंज टावर का नहीं होता है,
वो क्या हो रहा है, वो आकाश में सूचना जाता है और आकाश से हमारे पास पहुंचता है। तो आकाश में कौन से मंडल में जाता है, कहाँ से टकरा के आता है, तो यहीं से, बाह्य मंडल से। तो ऊंचाई, वहां ताप बढ़ जाएगा। आयन मंडल में इस परत का एक भाग जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित होने वाले रेडियो वेव्स, जिसको रेडियो तरंग बोलते हैं, हाँ, इसी परत पर परिवर्तित होकर, यानी वहां से टकरा कर नीचे आती है और हमको रेडियो सुनाई देता है। तो रेडियो का जो सिग्नल होता है वो इसी मंडल में, यानी बाह्य मंडल में ही परावर्तित होती है, परावर्तित होकर हमारे पास, हमारे रेडियो में सुनाई देता है। तो ये हो गया वायुमंडल। सभी मंडल का एक एक खासियत है, याद रख लेंगे। सबसे पहला मंडल जो था उसमें क्या खासियत है, उसमें खासियत है कि हम लोग वहाँ सांस लेते हैं। जितना भी वायुमंडलीय चेंजेज आते हैं, बदलाव आते हैं, चाहे धुंध हो, कोहरा हो, बारिश हो, आंधी हो, सब इसी में होता है। सेकेंड में हम लोग पढ़े तो संताप मंडल। इसमें क्या होता है, इसमें हवाई जहाज उड़ता है और हवाई जहाज को कोई दिक्कत नहीं होती है, मौसम का कोई असर नहीं पड़ता है। मौसम का असर पड़ेगा भी तो लैंडिंग करते समय, जिस समय धरती के आसपास प्रवेश करता है, तब दिक्कत होता है। वो मौसम का खराबी का कभी कभी नहीं सुनते हैं कि मौसम खराब होने की वजह से वायुमान का एक्सीडेंट हो गया है, तो ये धरती पर होता है, ऊपर नहीं होता है। यानी आप जो इस मंडल में आते हैं तब ऐसा होता है। उसके बाद है मध्यमंडल। इस मंडल में क्या होता है, इस मंडल में जो होता है उल्का पिंड वगैरह इसी में रह जाता है। उल्का पिंड जो होता है ना, वो इसी मंडल में जल के खाक हो जाता है। तो ये भी बहुत जरूरियात चीज है। अगर इन नजर सरा उल्का पिंड कहाँ आ जाता है, धरती पर आ जाता। उसके बाद है वायुमंडल। यहाँ पर रेडियो वगैरह जो प्रसारित होता है वायुमंडल से ही होता है। अगला है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊंचा, यानी सबसे अंतिम, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को हम लोग बहिर्मंडल बोलते हैं। ठीक है, यह वायु की पतली परत होती है और हल्की गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, हाँ, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। यानी सबसे ऊपर वाला में जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज्यादा होता है और इसकी परत बहुत पतली होती है, हल्की होती है, तो बहिर्मंडल इसको बोलते हैं। तो हम लोगों ने 4 मंडल के बारे में पढ़ लिया। इस 4 मंडल में किसी को समस्या है तो अभी यस नो बताइए, उसके बाद हम क्लास देखेंगे। चलिए, हम आपको कमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग अगला क्लास देखेंगे। बताइए, इस 4 मंडल में किसी को दिक्कत? जल्दी बताइए कमेंट में कि ये जो 4 मंडल हम लोग अभी पढ़े हैं इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। अभी जो हम लोग ने ये पृथ्वी का लेयर पढ़े हैं, वायुमंडल की परतें, अलग अलग परत, तो क्या किन्हीं को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। नो 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 कमेंट करिए कम से कम। गुड़िया कुमारी गुड आफ्टरनून, रानी कुमारी गुड आफ्टरनून, कंचन कुमारी गुड आफ्टरनून, सत्यम राज जी गुड आफ्टरनून, अभिषेक कुमार नो सर। चलिए, बहुत अच्छा। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए कि हमको फलाना चीज फिर से समझाइए। यहाँ पर हम लोग पिक्चर के माध्यम से बता भी दिए हैं। देख रहे हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए कौन सा है, हवाई जहाज। अच्छा, हेलीकॉप्टर जो है ये क्षोभ मंडल में ही उड़ता है। यानी जो हेलीकॉप्टर छोटा छोटा जो होता है, जो आवाज करता रहता है, नेता उता आता है, वो हेलीकॉप्टर से आते हैं। तो हेलीकॉप्टर जो है, सर, कोहरा, कोहरा किसे कहते हैं? धुंध जो होता है ना, कोहरा जो होता है एक प्रकार का वायु होता है, उसको हम लोग गैस बोल सकते हैं, एक प्रकार का, जो हमारे धरती पर ही होता है। ये हमारा 12 किलोमीटर के अंदर ही रहता है। नहीं, इसमें पानी का मिश्रण होता है। ये ठंडा का मौसम ज्यादा आपको दिखने को मिलता है। और इसमें धूल, कण, धुआं सब मिश्रण होता है, सब चीज का मिश्रण होता है धुंध में, जो कोहरा हम लोग बोलते हैं। नहीं, इससे ऊपर मंडल नहीं है, इतना मंडल ही रखा गया है। इससे मंडल इस इतना मंडल है। आपको मालूम है कि ऊपर का जो आकाश हम लोग नीला दिखते हैं वो नीला नहीं है। दरअसल ऊपर का आकाश काला है, काला। क्योंकि वहां पर जो है जो कोई मंडल नहीं होने की वजह से या कोई पर्यावरण नहीं होने की वजह से वहाँ जो है प्रकाश का जो परावर्तन नहीं हो पाता है। इस वजह से ऊपर जो है, उससे ऊपर जाने पर आकाश हमको एकदम काला काला दिखाई देता है। आकाश से कोई अंत ही नहीं है।
चलिए गुड। तो सभी लोग सोनाली कुमारी बोल दिए, तो चलिए ठीक है। तो ये बता दिए कि वायुमान कहाँ उड़ता है। देखिए उल्का पिंड वहाँ यहाँ सिंबल दिया हुआ है। उल्का पिंड किस क्षेत्र में रहता है। रेडियो का जो अथी होता है, पैनल होता है, देखिए इसमें है। बहिर्मंडल में हमारा जनरली कोई काम नहीं होता है, आदमी का पहुंच अभी यहीं तक है, इस समय अपना लोग यूज कर रहा है। नहीं, देखिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो होता है ना, ये 12 किलोमीटर के रेंज में चलता है, अर्थात ये क्षोभ मंडल में ही चलता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद समताप मंडल में ये एरोप्लेन चलता है, देख लीजिए। चलिए अब हमको आगे चलना है, जिसमें हमको पढ़ना है सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं। सौर मंडल को भी आप लोग पढ़े होइएगा, ये सब 6-7 की कहानी है, थोड़ा बहुत तो जानते होइएगा। चलिए फिर से दोबारा परिचित करा देते हैं कि सौर मंडल होता क्या है। ये सारा पीडीएफ आपको मिल गया है, सौर मंडल। चलिए ग्रह कितनी है, ग्रह की संख्या 8 है, पहले 9 था, एक को ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, तो सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य तो हो ही गया, और सारे ग्रह मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सौर मंडल का। यानी एक मंडल है, एक मतलब समझिए कि एक समूह है, उसी को हम लोग बोलते हैं सौर मंडल, जिसमें उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह सबको माना जाता है। तो सौर मंडल में सबसे इंपॉर्टेंट है सन। कौन इंपॉर्टेंट है, सन। जी आपका सूरज है, सूरज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए यही आपका सूरज है, देख रहे हैं, ये धधकता हुआ आग का गोला है ना, ये धधकता हुआ आग का गोला है, इसको हम लोग बोलते हैं सूर्य। नहीं, ये नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी ये ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता है। नहीं, तो ये हो गया सूर्य। तो सूर्य जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका सबका मुखिया समझ लीजिए है। तो चलिए हम अभी सौरमंडल की बात करते हैं, सूर्य को रखते हैं साइड में। सन की बात हो गई। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, यानी ये बहुत बड़ा भी है और गर्म गैसों से ये बना भी है। सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी सौर मंडल के लिए प्रकाश और उष्मा का एक स्रोत कौन है, सूर्य है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सोच लीजिए, पृथ्वी से सूर्य कितना किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चलिए, सूर्य के सबसे ज्यादा निकटतम तारा का नाम है प्रेक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, यानी सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन है, प्रेक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। चलिए हाँ, अब बात करते हैं। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये तो आप लोग पढ़े हैं। प्रकाश की गति कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लगता है, यानी सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। और सूर्य यानी प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड माना जाएगा। नहीं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। सोचिए, बहुत हो गया, बहुत सोच नहीं सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्लेनेट की, ग्रह की। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8। पहले 9 ग्रह हुआ करता था। 9 ग्रह को, एक ग्रह को मान्यता नहीं दिया गया कि उसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है, तो अभी कितने हैं, 8 ग्रह है। यानी सौर मंडल में कितने ग्रह है, 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन है, सबसे पहला है बुध। दूरी के अनुसार हम बता रहे, लाइन से दिया गया है। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। याद रखेंगे, देख लीजिए एक बार। सबसे पहला बुध 1, शुक्र 2, पृथ्वी 3, 4, बृहस्पति 5, शनि 6, 7,
और यहाँ से नेपच्यून 8। ये 8 ग्रह है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर क्या करता है, सूर्य को चक्कर लगाता है। नहीं, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी ग्रह है सब किसका परिक्रमा करता है, तो सूर्य का परिक्रमा करता है। देखिए यहाँ नहीं है, देखिए ये क्या है, बहुत बड़ा है सूर्य, ये है बहुत बड़ा सूर्य है, और ये सब ग्रह है, सबका एक निश्चित दूरी है, और इसी दूरी के हिसाब से सभी का परिक्रमा कर रहा है, चारों साइड घूम रहा है। तो क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा, जितने भी ग्रह है सभी क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करता है। नहीं, चलिए, तो जितने भी ग्रह है सब एक निश्चित दूरी पर है, और परिक्रमा किसका करता है, सूर्य क्या करता है। ये रास्ते में दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, इसको हम लोग कक्ष बोलते हैं, जो अपने ऑर्बिट में, इसको अंग्रेजी में हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। तो जो सूर्य के आसपास जितने भी ग्रह है सब अपने ग्रह में जो परिक्रमा करता है उसका एक लाइन है, फिक्स लाइन पर परिक्रमा करता है, वो इधर उधर नहीं जाता है। तो क्या हो गया, वो जिस लाइन पे वो परिक्रमा करता है उसी को कहा जाता है अक्ष, अक्ष कहा जाता है। वो अपने अक्ष पर परिक्रमा करते हैं। नहीं, सबसे नजदीक वाला यानी बुध जो है सबसे नजदीक है ग्रह सूर्य का। तो सबसे नजदीक सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन हो जाएगा, बुध। सबसे नजदीक वाला ग्रह जो हो जाएगा बुध है। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। चलिए, अब एक चीज और जान लीजिए, नोट करने वाली बात है। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी जो ग्रह है सूर्य के विपरीत यानी घड़ी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करती है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जैसे में आप लोग घड़ी देखते हैं, घड़ी होता है, घड़ी में शिव होता है, तो ऐसे ऐसे बढ़ता है, ऐसे ऐसे नहीं, तो जो सूर्य के ये शिव के दिशा में बढ़े इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर घड़ी को हम ऐसे ऐसे घुमाएं, अगर ऐसे घूमे, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी जो घड़ी के दिशा में चलता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जो घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो दो ग्रह छोड़कर सभी ग्रह घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर काटती है। कौन कौन, शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह क्या है, विपरीत दिशा में घूमता है, उल्टा घूमता है। यानी घड़ी ऐसे घूमती है तो सूर्य दो को छोड़ के सब ऐसे घूमता है, उल्टा, यानी विपरीत दिशा में घूमता है। ये हो गया हमारा सूर्य और अन्य ग्रहों की रिलेशन, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अगला है बुध। बुध ग्रह के बारे में जान जाइए। बुध ग्रह सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम है। 8 ग्रह में से सबसे छोटा कौन हो गया, बुध। सबसे छोटा हो गया बुध, और सबसे निकटतम भी यही है, यानी सबसे निकट और सबसे छोटा कौन है, बुध ग्रह है। ठीक है, इसका परिक्रमा का जो काल होता है लगभग 88 दिन होता है। यानी 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। यानी ये 88 दिनों में क्या होता है कि सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। यानी सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह यही है और सबसे छोटा भी ग्रह यही है, बुध हो गया। अब देख लीजिए, अब है आपको शुक्र। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम है, वो सूर्य का निकटतम था और शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम है। ठीक है, तो सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, वेनस प्लेनेट का नाम प्रेम और सुंदरता की देवी यानी रोमन देवी के नाम पर पड़ा है। यानी जो वेनस शुक्र को हम लोग वेनस बोलते हैं, इसका नाम कैसे पड़ा है, यह नाम जो है प्रेम और सुंदरता की देवी, हाँ, रोमन साम्राज्य के जो एक लोग हैं वो एक देवी को मानते हैं, उस देवी का नाम है वेनस। ठीक है, और वो सुंदर है, सुंदरता की देवी है। नहीं, इसीलिए जैसे अपने यहाँ है ना, विद्या की देवी सरस्वती जी, शक्ति की देवी दुर्गा जी, है ना, तो इसी हिसाब से रोम साम्राज्य में सुंदरता की देवी को क्या कहा जाता है, वेनस कहा जाता है। हम लोग हिंदी में उसको शुक्र बोलते हैं, तो उसी के नाम पर रखा गया है। ये रोमन देवी है, उसका नाम है रोमन देवी है, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया था।
शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय में आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। रात के समय में चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा जो चमकता है वो है शुक्र ग्रह। नहीं, इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इस ग्रह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि वेनस का द्रव्यमान जो होता है पृथ्वी के आकार के बराबर ही है, लगभग। हाँ, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह का मतलब होता है जिसका जो चक्कर काटता है वो उसका उपग्रह है। तो जितने भी सूर्य के चक्कर काट रहे हैं वो सब क्या हो गया? उपग्रह हो गया। और जो पृथ्वी का चक्कर काट रहा है वो पृथ्वी का उपग्रह हो गया। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। एक ही मात्र उपग्रह है जो चंद्रमा है, बाकी कोई नहीं है। लेकिन ये शुक्र जो है ये भी पृथ्वी के आकार इतना है, इसका भार उतना ही है, लेकिन ये जो है इसके पास कोई उपग्रह अपना नहीं है। ठीक है, इसी को यानी शुक्र को ही भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। यानी शुक्र ग्रह को भी को ही भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तो भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को। सबसे निकट, पृथ्वी से सबसे निकट वाला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। शुक्र को अपने पास उसका उपग्रह है क्या? तो उसके पास अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र को पृथ्वी का बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसका बहन कहा जाता है। तो ये हो गया शुक्र की बात, हो गया। ये मेन इंपोर्टेंट लाइंस थे पृथ्वी के बारे में, ग्रह के बारे में। अब हमारा है अर्थ। अर्थ मतलब होता है ये भूमि जिस पर हम लोग रह रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है अर्थ, जिस पर हम जीवन यापन कर रहे हैं। इसी के सहारे हम लोग तो हैं। ये है तो हम सब हैं, सब चीज है, ये खत्म तो सब खत्म। चलिए, सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यानी सूर्य से दूरी के हिसाब से बात किया जाए तो पृथ्वी कौन सा है? तीसरा ग्रह है। ठीक है, ये तीसरा ग्रह है जो पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार जो है भू आभा के आकार का है। भू आभा मतलब थोड़ा सा चपटी हुई है, इस वजह से इसका आकार है भू आभा के आकार का है। भू आभा का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, यानी पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ये भी बताए थे। यानी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। यानी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी पर पानी की संख्या ज्यादा है। तो आप लोग 10th में भी पढ़े होइएगा कि ऊपर से अगर कोई वैज्ञानिक अपने पृथ्वी को देखता है, यानी पृथ्वी की तरफ देखता है, तो वहां नीला दिखाई देता है क्योंकि यहाँ 1/4 भाग में क्या है? पानी ही पानी है। अब पानी को दूर से देखने पर आपको नीला दिखाई देता है, इसलिए हमारे जो पृथ्वी है वो आकाश से देखने पर या ऊपर से देखने पर नीला दिखती है। ठीक है, इसीलिए इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, यानी इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। तो ये तो हमारी हो गई पृथ्वी की बात। चलिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकंड लगाता है, जिसको हम लोग 24 घंटा बोलते हैं लगभग। ये जो समय कम है, ये तंगा समय कम है ना, पूरा 24 घंटा नहीं ना है, 23 घंटा 56 मिनट और ये 4.09, पूरा 24 घंटा नहीं है। इसी को पूरा करते करते एक बार हमको साल में 4 साल बाद एक लीप ईयर का वर्ष लेना पड़ता है। नहीं, लीप ईयर का वर्ष इसी के लिए होता है, 4 साल में जो सब कमी पूरा होते होते 1 साल का लीप ईयर होता है। नहीं, आप लोग लीप ईयर के बारे में जानते हैं। चलिए आगे हम पढ़ेंगे लीप ईयर के बारे में। तो पृथ्वी अपने अक्ष को घूर्णन पूरा करने में, यानी परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड समय लेती है एक राउंड मारने में, एक ट्रिप मारने में। कितना समय लेती है? 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकेंड, लगभग 24 घंटा, जिसे हम लोग आज हम दिन और रात के नाम से भी जानते हैं कि भाई 24 घंटा में दिन और रात दोनों हो जाते हैं। जब भी किसी 24 घंटा की बात होती है तो क्या बोलते हैं कि एक दिन और एक रात की बात हो रही है। नहीं, चलिए, यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं।
झुके होने के कारण से इस पर अलग अलग प्रकार का मौसम इसमें आते रहते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात आता रहता है, यानी झुका हुआ है इस वजह से। अगर एक ही साइड का होता तो एक ही रंग का मौसम हमेशा रहता, ये झुका है और चलता रहता है, समय समय पर चेंज होता रहता है, इसलिए कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बरसात आपको देखने को मिलता है। आप अगर गौर भी किए होइएगा तो सर्दी के मौसम में सूर्य जो निकलता है वो कुछ अलग दिशा में निकलेगा, पूरब में थोड़ा सा साइड में रहेगा, गर्मी में एकदम सीधा सीधा रहेगा। सीधा आएगा मतलब क्या है, जब हमको रोशनी सीधा पड़ता है, सूरज का रोशनी हमें सीधा आएगा तो गर्मी ज़्यादा लगेगी, गर्मी ज़्यादा होगी। अगर सूरज का रोशनी हमको तिरछा से मिलेगा तो सूरज का रोशनी मीठा होगा, कम होगा और ठंडी लगेगी। तो अभी आप लोग अगर ठंडा का मौसम है, यदि अभी आप लोग सूरज को थोड़ा सा देखिए तो थोड़ा सा एकदम सीधा पूरब में नहीं उगता होगा, एकदम ऐसे उगता होगा, इधर धीरे धीरे ऐसे उगेगा। जिस दिन सामने उगने लगा समझिए कि एकदम भीषण गर्मी है। तो आप लोग गर्मी का मौसम देखिएगा, सूरज का निकलने का दिशा आपको थोड़ा सा बदला हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी ऐसे है, उल्टा है, और ये चेंज होता रहता है चलते चलते। सामने सामने जिस समय आपके सामने सामने पर सूर्य होगा तो गर्मी बेसी होगी, नहीं तो ये सब कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत हम तो बेसिक ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप इससे पढ़िएगा, आप लोग जितने भी लोग हैं स्टूडेंट है सब तैयारी कर रहे हैं, किसी किसी के पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं ना कोनो चीज़ के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, चाहे आपको शिक्षक का काहे नहीं बनना, आपको कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आप लोग पढ़ रहे होइएगा, जीके जीएस मैथ रीजनिंग साइंस ये सब पढ़ रहे होइएगा। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू करिए। अब आपके पास सोचने का समय नहीं है, कितना दिन सोचिएगा। 7वां चरण की शिक्षक बहाली आ रही है, तुरंत हो सकता है कि इसी अगले महीना में 7वां चरण हो जाए। फिर 8वां चरण आएगा, आप लोग 8वां चरण के लिए तैयारी रहिए। 7वां चरण तक खैर अभी नहीं हो पाएगा आप लोगों का, क्योंकि अभी आप लोगों का अभी एनटीटी को लेकर तो अभी कुछ बिहार सरकार नहीं निकाली है कि कब क्या लेंगे, इसका छोड़िए, बातें खत्म करिए। फिलहाल अभी डीएड बीएड के लिए निकाली है, जो भी डीएड बीएड और टीईटी दोनों चीज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएड करने से नहीं होता है, कुछ टीईटी भी पास होना है। तो ये दोनों जिसके पास हो गया है वो 7वां चरण के लिए टीचर में एकदम तैयार है। जो भी लोग हैं तैयार हो जाइए। हाँ, अगर आप लोगों में से कोई भी लोग शिक्षक बनने का ही सोचे हैं, ठीक है, तो आप लोग एनटीटी तो कर लिए, ठीक है, पढ़ लिए जो भी है, लेकिन अगर शिक्षक बनने का ही सोच रहे हैं और उसी का देख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से क्या करिए कि बीएड या डीएलएड कर लीजिए। जिनका भी इंटर केवल हुआ है, बीए होने में अभी समय है, तो वो डीएलएड कर लेंगे। जिनका ग्रेजुएशन हो गया है या 21 साल में होने वाला है तो आप बीएड करेंगे, ज़्यादा अच्छा बीएड होता है, बीएड ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, बीएड करिए। और ये सब जो चीज पढ़ रहे हैं यही सब पे पूछा जाता है, ये सारा क्वेश्चन आपको सीटेट का ही है, टीचर ट्रेनिंग का ही है, कोई भी बाहर से नहीं है। यानी जितना पूछा जाता है उसी लेवल का ये क्वेश्चन है, इसी लेवल का क्वेश्चन पढ़ के पास हो जाना है। सरकार क्या जानना चाहता है कि आप 1 2 3 4 5 6 में पढ़ाना जाइएगा तो क्या 5 6 तक का बेसिक नॉलेज आपके पास है या नहीं है। इसलिए तो सीटीईटी एग्जाम लेता है, तो ये आपके लिए जरूरी है, ये पढ़िए। और अपने और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप, तो फिर भी तो ये चीज़ पूछा ही जाता है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी वो कभी पीछा छोड़ेगा नहीं। तो आप लोग डीएड बीएड कर सकते हैं, कर लीजिए। अगर होना ही है, करना ही है तो कर लीजिए। कोई भी समस्या हो इस डीएड बीएड या टीचिंग संबंधी किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप लोग तो मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप लोग बिल्कुल हमसे फ़ोन से भी अपना सलाह सुझाव ले सकते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है कि सब कुछ लोग के पास है, पैसा भी लोग अरेंज कर लेता है, अच्छा सलाह कोई नहीं दे पाता है। इस वजह से लोग ज्यादातर बउआ जाता है, लोग ज्यादातर उसका स्थिति खराब होता है, अच्छा सलाह न मिलने की वजह से, अच्छा कोई गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से। हम लोगों के साथ भी ये चीज था, बहुत झेलना पड़ा कि अच्छा सलाह नहीं मिल पाया। इस वजह से थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ा उस मुकाम तक पहुंचने में, जिस मुकाम को नॉर्मली पहुंचा जा सकता था थोड़ा और कम समय में पहुंचा जा सकता था, समय ज्यादा लग गया। तो कहा जाता है ना कि कोई भी गलती करके आप नहीं सीखिए, दूसरे के गलती से आप सीखिए, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है, किसी के पास उतना समय नहीं है, तुरंत जिंदगी खत्म हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सोचिए कि 4 से 5 साल पहले आप लोग 10th में 8th में 9th में रहे होइएगा, एकदम बचपन रहा होगा, आज एकदम जिम्मेवारी सी आ गई है, एकदम निश्चित रूप से आप लोगों को लगता होगा कि इतना समय नहीं है, समय बहुत जल्दी फिसल जाता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए ज़्यादा समय आप लोग नहीं गवाएंगे, कुछ ना कुछ करिए। डीएड बीएड भी कर सकते हैं आप लोग, आपके लिए बेटर विकल्प होगा। नहीं तो आप और भी चीज़ का, बैंकिंग का, रेलवे का, एसएससी का, इस सब का देख रहे हैं, बिहार पुलिस का, दरोगा का, बीपीएससी का, तो भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, और ज्ञान धीरे धीरे देते रहेंगे।
चलिए, तो पृथ्वी कितने डिग्री पर झुका हुआ है? पृथ्वी जो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, और झुके होने की वजह से ही हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो वातावरण है वो चेंज होते रहते हैं समय दर समय। सूर्य के सामने सामने हम आ जाएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, सूर्य से जितना दूर जाएंगे गर्मी गर्मी क्या होगा? घटती जाएगी। आप लोग सुनते हो कि ध्रुवीय ध्रुवीय प्रदेश में, यहाँ जहाँ पृथ्वी का सेंटर है, ध्रुव है, वहां पर क्या होता है कि गर्मी कहीं पहुंचती नहीं है, सूर्य की रोशनी कहीं पहुंचती नहीं है, इसलिए वहां पर क्या होता है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहता है, सालों भर बर्फ बिछा रहता है। कभी काल शायद 10 दिन 5 दिन के लिए थोड़ा सा धूप देखने को मिल जाता होगा। तो ये ध्रुवीय प्रदेश में होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य की रोशनी पहुंचना मुश्किल है। यहाँ ही सूर्य की रोशनी पहुंचना मुश्किल है तो ठंडा बढ़ जाता है। तो सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है, और सूर्य की रोशनी के हिसाब से ही हमारा गर्मी और सर्दी का मौसम आता है। तो ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसी कारण से हमारा जो मौसम है समय समय पर बदलता रहता है। चलिए, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे और 48 दिन लगाती है। नहीं, पृथ्वी जो है जब सूर्य की परिक्रमा कितना देर में करता है, ये अपने अक्ष पर तो 24 घंटा में 23 घंटा ये एक अक्ष हो गया है ना। ग्लोब देखिएगा ऐसा ही होता है, तो ये ना इसे ना ग्लोब बना होता है, तो इसका क्या है, सेंटर हो गया। नहीं, ये सेंटर है, इस सेंटर अपने अक्ष पर ये 24 घंटा में घूमता है, यानी 24 घंटा में एक सर्कल पूरा कर लेता है अपना। यानी पृथ्वी देखिए क्या है, दरअसल पृथ्वी भी घूम रहा है, और पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य का चक्कर भी काट रहा है। समझ रहे हैं? पृथ्वी तो घूम ही रहा है, और पृथ्वी घूमते घूमते पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर काट रहा है। इस वजह से मौसम चेंज हो रहा है समय दर समय। नहीं, यानी 365 दिन लग रहा है ना एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का। तो सूर्य से जितना दूर जाएगा ठंडा उतना ज्यादा बढ़ेगा, सूर्य के जितना करीब और सेंटर में आएगा गर्मी बढ़ता जाएगा। नहीं, तो ये साल भर में अलग अलग मौसम आप लोग फील करते होंगे, सब दिन एक रंग का मौसम नहीं रहता है। कभी भीषण गर्मी, फिर नॉर्मल गर्मी, तंगा कम, फिर ठंडा, फिर बहुत ठंडा, फिर बहुत ठंडा, फिर नॉर्मल ठंडा, फिर कम ठंडा। हमेशा समय मौसम बदलता रहता है। ये पृथ्वी घूम रहा है, इसी वजह से ये मौसम चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। यानी ये अपने अक्ष पर 24 घंटा में, और ये सूर्य की जो परिक्रमा है ये करता है 364 दिन में। 364 दिन यानी 365 दिन 6 घंटा में, 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट में ये पूरा कर देता है। नहीं, तो सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट, अपनी परिक्रमा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड 4.9 सेकेंड। तो ये तो हमारा हो गया पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में। अब जानिए कि उपसौर क्या बोलते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होता है उसे हम लोग बोलते हैं उपसौर। याद रखिए, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल निकट होता है तब हम उसे बोलते हैं उपसौर। ठीक है, उपसौर की स्थिति कब आती है? तो 3 जनवरी को। जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति कब आती है? 3 जनवरी को। अब है अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो क्या कहलाता है? अपसौर कहलाता है। यह स्थिति कब आती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। नहीं, तो ये याद रखिए, उपसौर कब आती है? 3 जनवरी को। और अपसौर कब आती है? जी आती है आपको 4 जुलाई को। नहीं, तो ये सबका भी आपका पीडीएफ आपके पास है ही, तो अच्छा है, देख लीजिएगा। तो हमने बता दिया उपसर क्या होता है, ये कब आता है? 3 जनवरी को, और आता है 4 जुलाई को। 2 बार, सबसे निकट जब रहेगा तब, और जब सबसे दूर रहेगा तब। चलिए, और किसी को कोई दिक्कत है? आवाज सही से नहीं आ रहा है सर। हाँ, क्या आवाज सही से नहीं आ रहा है? बीना कुमारी, गुड इवनिंग। क्या आवाज सही से नहीं आ रहा है? बता दीजिए। अभी आप लोग कुछ विद्यार्थी कमेंट किए हैं कि आवाज सही से नहीं आ रहा है सर, तो देख लेते हैं क्या आवाज सही से आ रही है। आ रही है तो आगे बढ़ेंगे। बताइए, कमेंट करिए, हम देख रहे हैं। आवाज सही से आ रही है सभी के पास, या अभी भी नहीं आ रही? कभी कभी होता है कि आपके एंड से भी दिक्कत हो जाता है। सही से आवाज आ रही है? चलिए, अगला है मंगल। मंगल को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में मार्स। मंगल ग्रह, भाई मंगल ग्रह सौर मंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है।
दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? मंगल है। मंगल ग्रह की मिट्टी जो होता है, मिट्टी में क्या होता है? लौह ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए लाल दिखते हैं ये। मंगल ग्रह में क्या होता है? लौह ऑक्साइड पाया जाता है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह के दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी आप बिना टेलीस्कोप से भी इस ग्रह को देख सकते हैं। रात में लाल रंग से दिखाई देता है, कभी कभी सुबह में भी ये दिखाई देता रहता है। तो क्या आवाज आ रही है ठीक ठाक? जी सर, सही है, गुड। चलिए, इधर से तो मेरा बैटरी वगैरह सब कुछ चार्ज ही दिखाई दे रहा है, तो ठीक ही होना चाहिए। हाँ, तो ये मंगल ग्रह की बात हो गई। मंगल ग्रह के दो दो क्या है? उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। यह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। नहीं, ये सौरमंडल का क्या है? दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। तो मंगल के बारे में पढ़ गए। बहुत लोगों का दिन मंगल होता है, नहीं कदाई मंगल दिन है, हनुमान जी का दिन है। मंगल लाल लाल, तो ग्रह कैसा होता है? लाल होता है, क्योंकि वहां पर लौह अयस्क इसके मिट्टी में पाया जाता है। मंगल ग्रह के मिट्टी में लौह अयस्क की प्रचुरता होती है, इसीलिए ये लाल होते हैं। ये हो गया मंगल ग्रह। इसको हम लोग अंग्रेजी में मार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स बोलते हैं। और इनके दो उपग्रह है, जिसका नाम है फोबोस और डिमोज। दो उपग्रह है जिसका नाम है फोबोस और डिमोज। चलिए, हम लोग मंगल ग्रह खत्म हो गया। आपका जीवन भी मंगलमय हो, इसका हम लोग कामना करते हैं। ठीक है, अब है बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नहीं, चलिए, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करता है। ठीक है, मात्र 9 घंटे 56 मिनट में यह अपने अक्ष पर पूरा घूर्णन कर लेता है। पृथ्वी 24 घंटा में करता है। ये अपने अक्ष पर बात हो रही है, सूर्य के अक्ष पर नहीं। यह अपने अक्ष पर मात्र 9 घंटे में, और 9 घंटा 56 मिनट लगभग 10 घंटा में ये पूरा। अधिक अक्ष का मतलब हो गया कि ये हो गया, और इस पर घूर्णन घूमेगा, इसी को बोला जाएगा कि अपने अक्ष पर, यानी अपना ही अक्ष पर है। तो ये हो गया हमारा बृहस्पति ग्रह। ये बहुत तेज होता है, और ये क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है और तेज भी है, बहुत फास्ट भागता है। ये केवल 9 घंटा 56 मिनट पर ही अपने आप को क्या कर लेता है? पूरा नचा लेता है। अब आ गए भाई साहब। ये भाई साहब जो है ना, सबके जिंदगी में आते हैं। आप लोगों की भी जिंदगी में आए हैं तो बाबा से अंगूठी ले लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। शनि ग्रह है, शनि देव की जय हो। आप लोग कहते हुए कि भैया भगवान गोर लाग लीजिए डिस्प्ले को, ताकि आप लोगों की जिंदगी में ना पड़े। चलिए, इस ग्रह का काम क्या है? दूसरे का शादी काटना, किसी के उन्नति में बाधा डालना। यही सब काम है ना? अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कुछ है। लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए, शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर का वलय जो होता है, टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के 62 उपग्रह है। बाप रे, इसके उपग्रह की संख्या कितना है? 62 है। ठीक, इसके चारों ओर क्या है? वलय है। ये जो देख रहे हैं हिस्सा, इसको वलय बोला जाता है। ये चारों ओर इसके वलय है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के पास कितना लगभग उपग्रह है? 62 उपग्रह इसके पास है। तो हमने पढ़ा शनि ग्रह के बारे में। चलिए, आज ग्रह है, किसी को ये ग्रह न लगे तभी ठीक रहेगा, नहीं? तो चलिए, ये ग्रह खत्म कर लिए, अगला देखते हैं। अगला है वरुण। कौन ग्रह है? वरुण। टाइम क्या हो गया जी? ऐसा ना हो कि बहुत दिन पहले तो 53। अच्छा, अभी है थोड़ा देर, ठीक है। चलिए, वरुण ग्रह है। नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। जो नेपच्यून ग्रह है सबसे दूर का ग्रह है, यानी दूरी के हिसाब से सबसे दूर का ग्रह जो है हमारा क्या है? नेपच्यून है। ये सबसे दूर का ग्रह है। ये है नेपच्यून ग्रह, जो सबसे दूर का है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह है।
जो सबसे दूर रहेगा वो ठंडा तो होबे करेगा, जो सूर्य के सबसे दूर रहेगा वो ठंडा रहेगा। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन हो जाएगा? नेपच्यून ग्रह। नहीं, इसके ग्रह की संख्या कितने हैं? 14 है। शनि के कितने हैं? 62 है। नहीं, पृथ्वी के कितने हैं? 1 है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना है। ठीक, चलिए अब जानते हैं उपग्रह क्या होता है। अभी तो हम लोग ग्रह कर लिए, अब हम जानेंगे उपग्रह के बारे में कि उपग्रह होता क्या है जी। चलिए, कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहलाता है। जो भी ग्रह अपने उपग्रह की परिक्रमा करेगा, उपग्रह का मतलब हो गया जो, जैसे में क्या है, पृथ्वी क्या है? एक प्रकार का उपग्रह है। उसका जो परिक्रमा कर रहा है कौन है? चांद। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन हो गया? चांद हो गया। जो चांद का परिक्रमा करेगा उसी को तो ये कहेंगे। चलिए, तो यही है। मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं, जैसे मैं आपके सामने जो ये दिख रहा है ये भी उपग्रह है। ये मानव निर्मित उपग्रह है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग जो है जानकारी को, इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। बहुत सारे वायुमंडलीय हो गया, खगोलीय जानकारी हो गया, या हमारे जितने भी आंधी तूफान बारिश सब आने वाली है, ये सारी हम लोग इसके माध्यम से ही, उपग्रह के माध्यम से ही, यानी सैटेलाइट के माध्यम से ही हम लोग जान पाते हैं। तो सैटेलाइट जो है हमारे आकाश में छोड़ा जाता है इसके माध्यम से। जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट लॉन्चर के रॉकेट से छोड़ा जाता है, जो अंतरिक्ष में जाके ये भी क्या करता है? परिक्रमा करता है। ये भी उसी की तरह परिक्रमा करता है जिस तरह से उपग्रह करता है, इसलिए इसको भी उपग्रह कहा जाता है। भारत में जो सबसे पहले मानव निर्मित जो उपग्रह था उसका कौन बनाया था? तो आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए गए थे भारत में। आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए गए थे भारत में सबसे पहला। तो उपग्रह जो होता है ये कौन है? ये मानव द्वारा बनाया गया हुआ है, मानव निर्मित उपग्रह है ये। चलिए, उपग्रह भी हम लोग जान गए। जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। हाँ। ठीक है, और किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। सर अरुण ग्रह छोड़ दिए? अच्छा, छोड़ दिया अरुण ग्रह। हाँ जी, छूट गया अरुण ग्रह। चलिए जी, हमारा अरुण ग्रह है, देख लीजिए। यूरेनस ग्रह की खोज कौन किए थे? विलियम हर्चेल ने किया था 1781 में। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेन के इसके पास जो होता है 27 गो उपग्रह है। देखिए यहाँ छूट गया है अरुण जो ग्रह है, ये जो है लेटा हुआ ग्रह इसको कहा था, मतलब लगता है कि लेटा हुआ है। इससे कितने उपग्रह है? 27 उपग्रह है। चलिए, अच्छा किए बता दिए, बढ़ गया होगा, एक ही लाइन का था इसलिए आगे बढ़ गया होगा। अरुण भी हो गया, वरुण भी हो गया, उपग्रह भी हो गया। अब हम बात करते हैं चंद्रमा। चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के हैं। चलिए, चंदा मामा तो बहुत कहानी सुने होइएगा आप लोग, नहीं? चांद में दाग भी सुने होइएगा, नहीं? और ये गाना भी सुने होइएगा कि ये चांद कोई दीवाना है। चलिए, समय समय पर चंद्रमा का कैरेक्टर भी बदलता है, नहीं? कहीं कहीं आप लोग, हम एक जगह सुने थे कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ बोलती है कि देखो बउआ चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। उस समय मामा था। फिर चौथी चांद होता है तो चलनी में अपने पति को चांद देखकर करती है, उस समय वो आशिक हो जाता है। अलग अलग कैरेक्टर है चांद का। खैर, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, ये तो हम बता दिए, जो है केवल चांद। चंद्रमा का व्यास जो होता है पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 यानी छोटा है, यानी डायमीटर जो कहते हैं, यानी पृथ्वी के डायमीटर से, व्यास से
चंद्रमा का व्यास केवल 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकटीय आकाशीय पिंड है। सबसे निकट पिंड जो हमारा है चंद्रमा है। चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं होता है, यानी अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो होता है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा में जो ये काला काला धाग जो दिखता है, ये चंद्रमा का ही मिट्टी का गाढ़ा वाला हिस्सा है। गाढ़ा हो जाने के बाद उसमें रोशनी नहीं पड़ पाता है, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, इस वजह से वो हिस्सा हमको काला दिखाई देता है। चंद्रमा को अगर बहुत जूम करके देखिएगा तो उसमें खुदरा खुदरा दिखाई पड़ता है, इसका मतलब वहाँ की गड्ढा है। अगर एक समतल जमीन पर भी गड्ढा खोद दिया जाए और ऊपर से लाइट मारे तो गड्ढा वाला जमीन आपको ब्लैक दिखाई देगा। इसीलिए चांद का बहुत सारा भाग जो है आपको ब्लैक दिखाई देने का कारण है कि वहाँ गड्ढा है, और गड्ढा होने की वजह से उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन या लाइट का परावर्तन नहीं हो रहा है। इस वजह से ये चांद जो है क्या है, ब्लैक ब्लैक भी दिखाई देता है, चांद में दाग भी दिखाई देता है, जो भी है। हो गया। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जो कि 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा होता है, यानी लगभग 1 महीना। और 1 महीना में आप चांद का अलग अलग आकार देखते हैं ना, फुल मून, हाफ मून, नॉर्मल मून, छोटा मून, पतला मून, मोटा मून, नहीं, और मसीहा पूर्णिमा भी देखते हैं। चलिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर कदम रखा। चांद पर जाने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति का नाम हो गया नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर भारत की सबसे प्रथम व्यक्ति का बात हो जाए तो हो जाएगा राकेश शर्मा। कौन हो जाएंगे, राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा जो है चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो ये कौन हो जाएंगे, भारतीय। लेकिन अगर सबसे प्रथम व्यक्ति पूछा जाए तो हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन हो जाएंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गए थे, 21 जुलाई 1969 को, यानी 21 जुलाई 1969 को चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। नहीं, अब बता ही दिए थे कि चंद्रमा का लाइट नहीं होता है, जो हमको चमकीला दिखाई देता है ये सूर्य की रोशनी से भी दिखाई देता है। चंद्रमा जो होता है दिन में और रात में समान चमकता है, लेकिन दिन में लाइट होने की वजह से इसकी चमक को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन रात में अंधेरा खत्म हो जाता है तो ये हमको दिखाई देता है कि इसका रोशनी भी हमको मिलता है। ये उतना रोशनी दिन में भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन दिन में ऑलरेडी इतना ज़्यादा धूप होता है, लाइट होता है कि इसका लाइट नहीं बुझाता है। तो ये बात हो गई। पृथ्वी पर चंद्रमा की लाइट आने में लगभग 1 यानी 1.25 मिनट का समय लगता है, यानी पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में 1.25 मिनट का समय लगता है। इस प्रकाश को मून लाइट या चांदनी रात भी इस कहते हैं, या चांदनी भी इसको बोलते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी बोला जाता है। नहीं, ओ मेरी चांदनी गाना भी है ना। तो सन यानी सन के जो मून के जो लाइट होता है उसको हम लोग अंग्रेजी में मून लाइट और हिंदी में बोलते हैं चांदनी, यानी चांदनी। चलिए, चांदनी तो किसी किसी का नाम भी होता है। तो चांदनी का मतलब हो गया चंद्रमा का प्रकाश। ओके, तो हम लोग चांद भी खत्म कर लिए। आगे भी बढ़े, चलिए बढ़िया जाते हैं। क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड हम लोग लास्ट करेंगे। उल्का पिंड आज नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हो जाने से भी ना खराब हो जाता है। नहीं, चलिए,
तारे, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त, यानी तारा तो होता ही है जाने, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड, जिसको बोलते हैं टिनी बॉडीज, छोटा छोटा पिंड, देखते हैं ऐसे, ये सब पिंड है, ये पिंड है, ये छोटे छोटे पिंड है, ठीक है। ये पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रोनॉइड्स बोलते हैं, एस्ट्रोनॉइड्स बोलते हैं। तो तारा होता ही है, ग्रह उपग्रह होता ही है, उसके साथ साथ कुछ पिंडे भी सूर्य का चक्कर लगाता है, उसी को हम लोग एस्ट्रोनॉइड्स या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सिंपल बात है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के हम बीच पाए जाते हैं, लेकिन हर एक कक्षा में नहीं पाया जाता है। ये मंगल और बृहस्पति के कक्षा में ये एस्ट्रोनॉइड पाए जाते हैं। ये पत्थर के आकार का होता है, ये भी सूर्य का चक्कर लगा रहा होता है साथ साथ, नहीं इसका कोई आकार होता नहीं फिक्स कि कितने आकार का होगा, ये टूटता फूटता रहता है, नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रोनॉइड। तो क्या आज के लिए क्लास यहीं रहने दिया जाए या आगे किया जाए? जल्दी बताइए, ज्यादा हो जाएगा ना, आज इतने रहने देते हैं, फिर कल की क्लास कल देखेंगे कि और आगे चला दिया जाए, हैं? जल्दी बताइए। चलिए हम कुछ पढ़ाई देते हैं। अगला है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और उस टुकड़े को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, देखिए ये सब, ये उल्का पिंड है। ये चक्कर लगाते लगाते टूटता फूटता रहता है, ऐसा कोई लिमिट साइज नहीं होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं उल्का पिंड। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति जो होता है पृथ्वी के गिरने की हो जाती है, लगता है कि पृथ्वी गिर जाएगा, मतलब इतना तेजी से पृथ्वी की ओर भागता है, लगता है कि पृथ्वी पर गिर जाएगा। कभी कभी गिर भी जाता है, आप लोग बहुत सारे देखे होइएगा। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण हो जाता है और गर्म होकर ये जल जाते हैं। अधिकांश जो होता है ना, आते आते यानी पृथ्वी की सतह पर पहुंचते पहुंचते जल जाता है, लेकिन जो बहुत बड़ा होता है वो जलते जलते भी कुछ ना कुछ राख के रूप में पृथ्वी पर कभी कभी आ जाते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं देखे होइएगा पिक्चर वगैरह में, या कहीं कहीं सुने होइएगा, है। तो उल्का पिंड भी जो होता है पृथ्वी पर कभी कभी आ जाता है, लेकिन जनरली जल के ही राख हो जाता है, ऊपर ही रह जाता है। और ये जल के राख हो जाता है, इसीलिए इसे टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है, यानी टूटते हुए तारे कहा जाता है कि टूटते हुए तारे को देखकर कोई वादा करने से ज्यादा दिन तक टिका रहता है, शायद ऐसा ही कुछ बात है, इसी को टूटता हुआ तारा बोला जाता है। ये जमीन पृथ्वी की ओर आती है, लेकिन आते आते हैं ये जल के राख हो जाती है, भस्म हो जाती है, लेकिन कोई कोई जो होता है ना यहाँ पर पहुंच जाता है, कोई कोई यहाँ पर पहुंच जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारे, या उसको बोलते हैं उल्का पिंड। टूटता हुआ तारा या इसको बोलते हैं उल्का पिंड। ठीक है, आप नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा हो गया आज, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थोड़ा ही बचा हुआ है आपका ईवीएस, उसके बाद आपका सिलेबस हो जाएगा द इंड, थोड़ा बहुत रह जाएगा तो हम देख लेंगे क्या क्या बच जाएगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा पढ़ते रहिए। साथ साथ ये बताएं कि अपने फ्यूचर को डिसाइड करिए कि हमको करना क्या है। जो करना है उसमें आज से लग जाइए। टीचर बनना है तो आपको ट्रेनिंग तो करना ही पड़ेगा, चाहे बीएड ट्रेनिंग करिए, एनटीटी तो कर ही रहे हैं, डीएड बीएड कर लेंगे तो आप लोग ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। हर एक लोग चाहता है कि छोटा से बड़ा हो, तो एनटीटी तो बहुत छोटे लेवल के लिए हो गया। अभी तो आपका भी दीक्षा होगा कि हम मिडिल स्कूल में पढ़ाए, हाई स्कूल में पढ़ाए, प्राथमिक स्कूल में पढ़ाए, तो आपको डीएड या बीएड कर लेना चाहिए, एकदम सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको शिक्षक बनने की इच्छा है तो कर लीजिए। टीचर बनने में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है, तो मेहनत तो कम है। अन्य कंपटीशन से शिक्षक में मेहनत कम है, ध्यान रखिएगा। अन्य कंपटीशन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जो तैयारी करते हैं उससे कम मेहनत है टीचर्स में। थोड़ा समय लगता है, टाइम पर वैकेंसी नहीं आती है, 2 साल 3 साल पर आती है, लेकिन इसमें मेहनत उससे कम है। तो शिक्षक बनना है, महिलाओं के लिए खास करके बहुत अच्छा जॉब माना जाता है, और लोगों के लिए हम घर में रख के, बहुत सारे रेलवे वगैरह से अगर छोड़ को लोग टीचर में आता है कि हम घर ही रहना है,
तो अच्छा जॉब है, घर का जॉब है और समाज को बदलने का जॉब है, तो आप लोग करिए, बीएड डीएड भी करिए। कोई भी दिक्कत हो बीएड डीएड संबंधित तो हमसे संपर्क कर लीजिए। यहाँ 2 लाख रुपया लगता है, अगर आप बाहर से करिएगा तो सस्तों में हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो 70-80 हज़ार में, 90 हज़ार में तो बाहर से भी हो जाता है, तो बाहर से कर लीजिए अगर यहाँ सक्षम नहीं है तो। अगर सक्षम है तो यहीं से कर लीजिए किसी कॉलेज से, अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक सभी को बाय।